हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की सिविक सब्जेक्ट, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आप सबको पता है, आप सिक्स क्लास में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने यस इंडिया सर। में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें जो भी रूल्स हैं वो सारे रिटन फॉर्म में हैं। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रूल का सेट जो कि पहले किसी ने सब लोगों ने अपनी अपनी राय से मिल बैठ के बनाया हो और उसको आज भी अपन फॉलो कर रहे हो। ठीक है, समय के हिसाब से उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो जिसको अमेंडमेंट्स बोलते हैं, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं जिनमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते, जैसे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें अमेंडमेंट कर तो सकते हैं लेकिन वो बहुत ही रिग्रेस प्रोसेस है उसमें, मतलब बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस है। इसके अलावा जैसे ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री हो और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो ही। जैसे आपने देखा होगा कि ब्रिटेन, जहाँ से अपने को फ्रीडम मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी, तो वो खुद कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मतलब रिटन फॉर्म में ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लार्जेस्ट और रिटन फॉर्म में है। इसके अलावा जो सबसे पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है यूएसए का। ओके, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया था जब अपने को इंडिपेंडेंस मिली। उसी प्रोसेस में जो ब्रिटिश, जो यहाँ पे अंग्रेज जो थे, उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंस तो देंगे लेकिन आपके पास में कोई रूल्स तो होने चाहिए जिससे कि आप अपने कंट्री को चलाओ। तो इंडिपेंडेंस से पहले ही इसको बनाने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई थी। अपने को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो गया था अप्रोक्सीमेट जुलाई 1946, जिसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले इलेक्शन हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। और वो इलेक्शन ऐसे थे कि कुछ तो उसमें डायरेक्ट इलेक्शन थे, कुछ इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि पार्शली डायरेक्ट और पार्शली इनडायरेक्ट इलेक्शन से उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो लोग चुन के आए थे उन्होंने फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। इसकी फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। सेकेंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946। तो मीटिंग जब होती थी तो क्या होता था कि वहाँ पे सब लोग मिलते थे और एक एजेंडा फिक्स करते थे कि आज हमको इसके बारे में, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करनी है और इसके रूल्स बनाने हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ था, जब फर्स्ट मीटिंग हुई तो उसमें तो ऐसा कुछ खास काम हुआ नहीं। और मेनली उसमें क्या हुआ कि जो प्रेस, जो उसके स्पीकर होते हैं असेंबली, जो भी वहाँ पे एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके स्पीकर को इलेक्ट किया गया। 11 जो दिसंबर थी उसमें भी ऐसा छोटा मोटा काम हुआ। और उसमें फिर बाद में क्या हुआ कि जो ये जो थे क्या बोलते हैं, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने एक तरह से एक प्रपोजल रखा जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से जो प्रियम्बल है उसका एक फ्रेम जो उन्होंने बना के रखा कि हमारा ये मोटो है, इसीलिए हम ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। तो ये सब करते करते बार बार मीटिंगें हुई और अप्रोक्सीमेट लगभग 2 इयर्स एंड 11 मंथ्स के आसपास ये जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ये बन के तैयार हुआ। फाइनली इसको अडॉप्ट किया गया। देखो, पार्सली इसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 और कंप्लीटली इसको अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950। तो जिस दिन इसको अडॉप्ट किया गया उस दिन अपन क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे। तो ये तो थी इसकी यस सर। हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सबको लोगों को पता है, मैंने भी आपको बताया, आप अपने स्कूल में भी इसके बारे में यस सर, पढ़े 26 होंगे। जनवरी को ठीक बताया है, था आपने। इस चैप्टर में अपन ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है और क्यों उनकी ज़रूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने की। ठीक है, तो ये देखने से पहले अपने को इस चैप्टर में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक इटसेल्फ एक टर्म है जिसका मतलब क्या होता है, ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है और इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो कि
गवर्नेंस के लिए और उसके सॉवरेनिटी के लिए जरूरी होते हैं। सॉवरेनिटी मतलब होता है इंडिपेंडेंटली आप क्या करते हैं, अपना सारे डिसीजन फ्रीली। खुद से लेते हैं। ठीक है, तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद में है कॉन्सिक्वेंसेस, सॉरी कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब होता है एग्रीमेंट, मतलब कि सहमति, कि आप किसी चीज़ के ऊपर बोलें और सभी लोग उसके ऊपर सहमत हो जाए कि हाँ सर ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंसेंसस। उसके बाद में आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो लोग होते हैं किसी कंट्री में या किसी पर्टिकुलर स्पेस पर्टिकुलर जगह पे, तो अगर वहाँ पे वो लोग अपने खुद के रूल खुद बनाते हैं और खुद ही वहाँ पे गवर्नेंस में एक तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। इसको अगर हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं प्रजातंत्र। मतलब जो जनता है वो ही अपने लिए रूल्स बनाते हैं और उन्हीं के ऊपर फिर वो रूल अप्लाई किए जाते हैं। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल एट लार्ज होल्ड द अल्टीमेट पावर ऑफ गवर्नेंस। The representatives of people constitute the government and undertake the constitutional responsibilities in order to achieve the ideals of the constitution। मतलब जो जनता है वो अपने में से ही किसी को चुनती है और फिर वो लोग उनके बिहाफ पे गवर्नेंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे एमपी और एमएलएज, और फिर वो रूल्स बनाते हैं और इस तरह से गवर्नेंस जो है अपना काम करती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब होता है कि आपके मूलभूत कुछ अधिकार होंगे जिनको कोई छीन नहीं सकता। राइट ऑफ लाइफ, तो अगर ये आपका राइट है तो इसको कोई छीन नहीं सकता अगर आपने कुछ गलत नहीं किया होगा। मतलब हर एक राइट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। ऐसे नहीं कि वो एब्सोल्यूट है कि लिख दिया तो मतलब ऐसा ही होगा, उसमें कुछ रीजंस भी लिखे हैं कि इनकी वजह से अगर आप ऐसा वायलेट करते हो इन रूल्स को तो आपके ये राइट्स है वो आपसे छीन लिए जाएंगे। तो ये हो गए फंडामेंटल राइट्स। द सेट ऑफ राइट्स विच इंसर्स द लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड ऑनर टू ऑल हु लिव इन इट्स जुरिडिक्शन। मतलब सम्मान से सभी लोग जी सके इसलिए उनको कुछ राइट्स दे दिए गए। इसके बाद में आता है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब होता है कि आप सभी को इक्वल ट्रीट करते हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। मैं ये वेल्थ के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें एक तरह से सबको इक्वल राइट्स होते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, मतलब हर तरह से वो सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं। उसके बाद में आता है मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब होता है कि मैक्सिमम इन नंबर्स। मतलब अगर कोई जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई क्लास है और उसमें अगर कोई ऐसे है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ है, अब उसमें मेजोरिटी देखेंगे तो जिनकी पॉपुलेशन जिनकी नंबर ज़्यादा होगा, जैसे कि मान के चलो 25 उसमें गर्ल्स हैं और 26 उसमें बॉयज़ हैं, तो मेजोरिटी कौन हो गया? 50% से ज़्यादा वो कौन हो गया? बॉयज़। यहाँ पे 2 हैं इसलिए 50% से ज़्यादा। अगर 3 होते, अगर यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स 3 होते तो क्या होता? मेजोरिटी जिसके नंबर सबसे ज़्यादा होते, ना कि 50%। इसका मतलब आप इसको परसेंटेज में फिक्स नहीं कर सकते, जो सबसे ज़्यादा होगा मतलब कि वो क्या है? मेजोरिटी। कंपेयर करते हैं नीचे वालों से। नेक्स्ट देखते हैं माइनॉरिटी। जैसे मेजोरिटी है वैसे ही माइनॉरिटी, मिनिमम इन नंबर्स। जो सबसे कम नंबर में होगा उसको बोलेंगे क्या? माइनॉरिटी, कंपेरिजन में। नेक्स्ट आएगा इसमें फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में देखो, इसमें फेडरलिज्म में क्या होता है कि कुछ जैसे फेडरलिज्म एक ऐसा मॉडल है जिसमें कुछ स्टेट अपने राइट्स जो है किसी पर्टिकुलर मतलब आप बोल सकते हैं कि एंटिटी को सौंप देते हैं। जैसे यहाँ पे अपन देखें तो स्टेट्स जो थे उन्होंने मिलके अपने राइट्स जो है वो सेंटर को सौंप दिए। अब सेंटर क्या करती है? उसमें से रूल बनाती है और सभी लोग उसको फॉलो करते हैं। इसको बोलते हैं फेडरलिज्म। मतलब कि एक ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें सभी को इक्वल पावर तो हैं लेकिन सभी अपनी सहमति से अपने कुछ पावर्स को किसी एक दूसरी एंटिटी को सौंप रहे हैं और फिर वो जो है उस पावर का यूज कर रही है। ठीक है, जैसे स्टेट्स जो हैं उन्होंने अपनी पावर्स को सौंपा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंटली काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने आप में इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो फेडरल सिस्टम में इस तरह से चीज़ें होती है। चलो नेक्स्ट देखो, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि। मतलब आपके बिहाफ पे कोई एक आपने नॉमिनेट किया कि हाँ मेरे जगह मेरी जो राइट्स हैं उनके बारे में ये बोलेंगे।
ठीक है, तो उनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। द पर्सन हु इज इलेक्टेड बाय पीपुल थ्रू ए जनरल इलेक्शन टू रिप्रेजेंट ए कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द गवर्नमेंट, एमपी एमएलए की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। उसके बाद में आता है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मतलब कि जो भी एक कंट्री होती है उसमें क्या होता है कि रिलीजन जो है उसको, कई कंट्री ऐसी होती है जो रिलीजन को सेंटर में रखती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, और कई कंट्री उसको बैक एंड में रखती है, मतलब कि पीछे की साइड में उसको दर्जा देते हैं कि हाँ हमारा स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है लेकिन हम सभी को इक्वल मानते हैं, हम सभी को इक्वल ट्रीट करेंगे, लेकिन हमारा खुद का पर्सनल कोई रिलीजन यहाँ पे नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं सेकुलरिज्म, मतलब सभी धर्मों को एक समान मानना, किसी एक को स्पेशल ट्रीटमेंट ना देना, इसको बोलते हैं सेकुलरिज्म। ए सिस्टम अंडर विच स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज ए स्टेट रिलीजन, मतलब कोई भी ऐसा धर्म नहीं होगा स्टेट का, स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से सभी धर्मों को इक्वल ट्रीट किया जाता है। इसके बाद में आएगा आर्बिट्रेरी, व्हेन नथिंग इज फिक्स्ड एंड इज इंस्टेड लेफ्ट टू वंस जजमेंट और चॉइस द सिचुएशन बिकम्स आर्बिट्रेरी। देखो आर्बिट्रेरी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि विवादित या फिर विवादास्पद ऐसी सिचुएशन जिसमें अभी तक जजमेंट नहीं हुआ है, मतलब कि उसमें कोई फिक्स नहीं हुआ है कि ये राइट है या ये रॉन्ग है, लेकिन वो सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेरी सिचुएशन, ठीक है। मतलब दो डिसीजन के बीच में कन्फ्लिक्ट, उसी को बोलेंगे क्या, आर्बिट्रेरी। नेक्स्ट है आइडियल। आइडियल का मतलब आप समझ सकते हो कि इसमें कुछ ऐसे कुछ गोल्स या फिर प्रिंसिपल्स होंगे जिनको यहाँ पे आप अचीव करने की कोशिश करेंगे। आइडियल्स मतलब कि आदर्श, मतलब कि जो चीज़ें आदर्श, जैसे कि कोई चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपके जीवन में आदर्श हैं कि हाँ हमको उनके जैसा बनना है, तो आपके लिए वो क्या हो गए, आदर्श हो गए, तो उनको बोलते हैं आइडियल्स। मतलब सबके एक, मॉडल्स, हाँ मॉडल्स बोल सकते हैं, आइडियल्स बोल सकते हैं, तो इन, हाँ रोल मॉडल, तो वो चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइडियल रेफर्स टू ए गोल और ए प्रिंसिपल इन इट्स मोस्ट एक्सीलेंट और परफेक्ट फॉर्म, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को बेस्ट बनाने के लिए जो चीज़ें होंगी ना उनको बोलेंगे आइडियल्स, मतलब कि परफेक्ट सिचुएशन कि ऐसे होनी चाहिए, एक स्टेट इस तरह से परफॉर्म करना चाहिए या ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, तो वो चीज़ें क्या होगी, आइडियल सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस के लिए मतलब संघर्ष करना पड़ रहा था, तो उस वक्त सभी लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, और उसी पर्टिकुलर मूवमेंट को बोलते हैं इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, जिसमें सभी लोग मिलके आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उस सिचुएशन को। द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम इन 19th century India shows thousands of men and women coming together to fight against British rules। तो मैंने अभी जो बताया ना वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट है पॉलिटी। पॉलिटी रेफर्स टू ए सोसाइटी दैट हैज़ ए ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी। देखो पॉलिटी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि राज व्यवस्था, मतलब कैसे वहाँ पे गवर्नेंस काम करती है, उसको बोलेंगे क्या, पॉलिटी, ठीक है। अब ये कैसे भी हो सकती है, ये डेमोक्रेसी हो सकती है या ऑटोक्रेसी हो सकती है या कैसे भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन सभी क्या है, पॉलिटी, जिसमें एक स्टेट को गवर्न किया जाएगा अलग अलग मेथड से। नेक्स्ट है सॉवरेनिटी। देखो सॉवरेन जो है इसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे फॉर्म जिसमें आप अपने डिसीजन खुद ले सको, उसको बोलेंगे सॉवरेनिटी। सॉवरेन रेफर्स टू इंडिपेंडेंट पीपल इन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें लोग फ्रीली अपने इच्छा या फिर अपने जो भी अपने जो डिसीजन है उनको प्रैक्टिस कर सके। इसके बाद में है ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ इलीगल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। मतलब कि ट्रैफिकिंग मतलब क्या होता है कि एक देश से दूसरे देश में इलीगली सामान को बेचना या फिर खरीदना, ठीक है, जिसमें जैसे चीज़ों का ट्रैक नहीं किया जा सकता कि कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है,
या फिर आप बोल सकते हैं कि इसी से ब्लैक मनी जनरेट होती है, तो उसको बोलेंगे क्या? ट्रैफिकिंग। टायरनी, देखो टायरनी का मतलब होता है कि जब किसी को पावर दी जाती है, किसी को पावर दी जाती है और उस पावर का कोई मिसयूज करे तो उसको बोलेंगे टायरनी। टायरनी जैसे अपन ऐसे बोल सकते हैं ना कि है ना, व्हेन मेजोरिटी माइनॉरिटी। नहीं, मेजोरिटी और माइनॉरिटी का नहीं है, जिसके पास भी पावर है, अगर वो एक क्लर्क है, चाहे एक आईएएस ऑफिसर है, चाहे एक एमपी है, एमएलए है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, सीएम है, कोई भी एक ऐसा पोस्ट जिसके पास में पावर कंसंट्रेशन है और फिर वो उस पावर का मिसयूज करता है अपने लिमिट से बाहर, तो उसको बोलेंगे टायरनी। ठीक है, चलो ये कुछ टर्म्स थे जो इस चैप्टर में आने वाले हैं। अब देखते हैं इसमें एक एक करके क्वेश्चन वाइज इसमें क्या है चीज़ें बताई गई है। तो सबसे पहले व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला क्वेश्चन तो अपने पास में यही आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो जो मैं अभी बताया था वो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, तो एक एक करके इसको रीड करेंगे। सबसे पहले तनु, इसको रीड करो, पॉइंट नंबर 1.1। What is constitution? Constitution is a set of rules according to which the government of a country runs. One on the other hand, one the on the one hand, it defines the position and powers of three organs of the government: the executive, the legislature, and the judiciary. And one of the on the other hand, it explains the relation between the government and the citizens. ओके, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि तीन अलग अलग पिलर्स होते हैं, आप पिलर्स बोल सकते हैं या फिर तीन अलग अलग पार्ट्स बोल सकते हैं। ये सब मिलके जब काम करते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है, तब बनते हैं एक गवर्नमेंट। तो ये सर सब इनको कैसे काम ऑर्गन्स कहते करेंगे? हैं ना, क्या? इनको ऑर्गन कहते हैं ना हाँ, ये गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के। ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन है ये गवर्नमेंट के, तभी तो बोल रहा हूँ ना, जब ये सब मिलके काम करते हैं तब बनती है गवर्नमेंट। और ये कैसे काम करेंगे, क्या रूल्स होंगे, और इनको डिफाइन करने के लिए जो चीज़ होती है या फिर जो रूल्स ऑफ सेट होता है, तो उसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो एग्जीक्यूटिव्स का मतलब होता है कि वो लोग जो कि एक एक करके देखते हैं। एग्जीक्यूटिव से पहले आप देखो लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि वो लोग जो रूल्स बनाते हैं, जैसे बनाते अपने हैं। पार्लियामेंट हो गई या फिर स्टेट असेंबलीज हो गई, उसमें एमपी और एमएलए वो मिलके बैठ के रूल्स बनाते हैं, तो वो सब क्या बोलेंगे, उन सबको क्या बोलेंगे? लेजिस्लेचर। ठीक है, उसके बाद रूल्स बन गए, उनको अब अप्लाई करना है कि कैसे वो रूल्स काम हाँ। करेंगे, तो वो उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव्स, जो कि आप बोल सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी, जो सर आईएएस आरएस हाँ। जो ऑफिसर होते हैं ना वो लोग, या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, वो सारे क्या होता है, वो सारे किस में आप देख लेंगे, उनको आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव्स में। ठीक है, थर्ड जो है वो है जुडिशरी। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, मतलब जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, ये सारे क्या है? जुडिशरी। ये अपने सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इनका कोई दबाव नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये सब एक साथ एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन भी रखते हैं। तो ये हो गए ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद देखते हैं रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन ए डेमोक्रेसी। क्या जरूरत पड़ती है एक डेमोक्रेसी में इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की? क्या ऐसे काम नहीं चल सकता? पॉइंट नंबर 1.2, आशवी रीड करो। Role of importance of constitution in a democracy. Constitution is very important because of the following reason. Firstly, it lays out certain ideals according to which the country is to be governed. Secondly, the constitution defines the country's political system, whether it should be a monarchy or a democracy. That constitution often lays down rules that guard us against the misuse of powers by our political leaders. Thirdly, in a democratic country, the constitution provides fundamental rights to the people. Fourth, another important purpose of constitution in a democracy is to clearly de- dem- demarcate the डिमार्केट, functions.
demarcate the functions and process of different organs of the government. ओके, देखो, एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट को बनाने के लिए या गवर्नमेंट में कुछ अच्छे से काम करे, उसके लिए कुछ गोल सेट करने पड़ेंगे, कुछ आइडियल सेट करने पड़ेंगे। तो वो क्या होंगे? वो होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो जो आइडियल्स होंगे ना, उनके हिसाब से अपना कंट्री एक तरह से वर्क करे, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है कि डेमोक्रेसी हो या फिर मोनार्की हो, ये चीज़ डिफाइन किससे होगी? जब कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री में है, इसका मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी आपकी होगी। मोनार्की का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल राजा जो है वो अपने हिसाब से पूरे कंट्री को रेगुलेट करता है। जैसे कि आप देखते हो कि जो अपना मिडिल ईस्ट है, जिसमें सऊदी अरेबिया, उसमें प्रिंस है, किंग है, या फिर जैसे और भी कंट्रीज हैं इसी तरह जो कि मोनार्क वहाँ पे रूल है, तो वो उस हिसाब से काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें अपने को पता लगती है कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स होते हैं तो कुछ बाउंडेशन होती है, और बाउंडेशन होती है तो किसी की मनमानी नहीं चलती है। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है कि वहाँ पे गवर्नमेंट में किसी एक पर्टिकुलर इंसान की मनमानी ना चले, ऑटोक्रेसी वहाँ पे ना आ जाए, जिससे कि मिसयूज ना हो पावर्स का। ठीक है, थर्ड जो रीज़न है इसमें वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर कहीं पे होता है तो वहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट्स, मतलब कुछ मूलभूत अधिकार भी जो वहाँ के पीपल होते हैं उनको कुछ मूलभूत जो अधिकार है वो दिए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक कंट्री में अगर आप किसी मतलब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि आप पीपुल्स जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं सेंटर में या फिर कहीं और फिर बाद में वो अपनी तरफ से गवर्नमेंट को रन करते हैं। अगर उन पीपुल का अगर कोई राइट ही नहीं होगा तो वो लोग जो जिन्होंने उनको रिप्रेजेंटेटिव भेजा है वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, वो उन्हीं के ऊपर फिर बाद में अपने पावर का मिसयूज़ करेंगे। इसलिए कुछ पहले से ही उनको कुछ ऐसी पावर्स दे रखी है जिनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, कि इनको तो आप नहीं छेड़ोगे, ये तो चीज़ें एकदम फिक्स है कि ये तो अधिकार मिलने ही मिलने हैं, इसके अलावा अगर आप कुछ कर सकते हो तो कर लो। तो ऐसी चीज़ें जो होती है ना फंडामेंटल राइट्स जैसी, तो ये सारी एक तरह से रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, तभी उनकी वैलिडिटी होती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही आप इनको रख सकते हो। इसके बाद में देखो कि जो गवर्नमेंट के अलग अलग जो मैंने आपको ऑर्गन्स बताए थे कि जैसे एग्जीक्यूटिव्स, जुडिशरी हो गई, या फिर लेजिस्लेचर जो था, ये सब अपने हिसाब से वर्क करें तो उनके पास में उनके कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए, और वो लिमिटेशन आती है रूल से, और वो रूल्स कहाँ पे आएंगे? एक कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए इन सब को कोऑर्डिनेटली, मतलब एक साथ काम करने के लिए, एक साथ उनका मतलब कि एक दूसरे के वो पावर्स का मिसयूज ना करे, या एक दूसरे के पावर्स में वो इंटरफेयर ना करे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स की ज़रूरत होती है। तो रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में आया? ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से एक कॉन्स्टिट्यूशन का डेमोक्रेसी में होना काफ़ी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है वोट आर लॉज एंड वाई इज़ देयर द नीड फॉर देम। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स होते हैं या फिर कुछ लॉज होते हैं, उनकी वजह से ऐसा सब चीज़ें होती है। तो इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, लॉज और इन रूल्स की? उसी के बारे में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1.3, सौम्या बेटा रीड करो इसको। What are laws and why is there the need for them? A body of rule and principles governing the affairs of the community and enforced by a political authority is called law. Law have an importance of their own. They regularize the civic life of the community. Laws are important for the smooth running of the society as well as for establishing peace and order in the state. Deep rotated ills cannot be renewed all at once, but continuous efforts and more strengthened laws can help to reform the society. ओके, देखो, जो रूल्स और जो लॉज होते हैं
उनकी नीड इसलिए होती है, सबसे पहले ये होते क्या है कि एक कंट्री होती है ना, तो कंट्री में कुछ कम्युनिटी होती है अलग अलग, और फिर उनको गवर्न करने के लिए या फिर उनको सही से वो अपना वर्क करें, इसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल होंगे, जिससे कि चीज़ें जो है पहले से डिसाइडेड होगी, तो उस हिसाब से वो काम कर पाएंगे और बीच में कॉन्फ्लिक्ट कहीं पे नहीं आएगा, और इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल अथॉरिटी। और इस पॉलिटिकल अथॉरिटी के थ्रू ऐसे जो रूल्स होते हैं इनको अप्लाई किया जाता है। तो जब ऐसे रूल्स में एक तरह से अथॉरिटी होती है, मतलब कि उनमें ऐसी पावर होती है कि वो चीज़ों को मना करें या फिर वो चीज़ों को रेगुलेट करें, उसी को बोलते हैं लॉज। तो रूल्स और लॉज दोनों एक लगभग सेम है। रूल्स मतलब जो पहले बना दिया, लिख दिया, और फिर अगर उस रूल को अप्लाई करने के लिए उसमें कोई पावर है, उस पर्टिकुलर रूल में पावर है, तो उसको बोलेंगे लॉ। ठीक है। जैसे आपको पता है कि बहुत सारी कम्युनिटी एक सिविक लाइफ में एग्जिस्टेंस उनका रहता है, तो उनको रेगुलेट करने के लिए भी इस तरह के लॉज और रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। लॉज आर इम्पोर्टेंट फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज द एस्टेब्लिशिंग पीस एंड देयर ऑर्डर इन द स्टेट। तो वो जो अलग अलग जो सोसाइटी एक सिविक लाइफ में रहती है, तो उनको एक तरह से वो एक दूसरे के अधिकारों के बीच में ना जाए, या फिर अधिकारों कन्फ्लिक्ट ना हो उनके दोनों के राइट्स के बीच में, तो इसलिए वो पहले से रूल्स होते हैं। ठीक है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि कई रूल्स आपने देखे होंगे, जैसे कोई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे लिकर शॉप जो है वो होती है, और कोई स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पे लिकर शॉप्स नहीं होती है। रीज़न है कि वो उस कम्युनिटी में, उस कम्युनिटी की डिमांड के हिसाब से ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है। अपने राजस्थान में लिकर लीगल है, गुजरात में लिकर इलीगल है, बिहार में इलीगल है, पंजाब में लीगल है। तो ये सारे क्या, सोसाइटी के हिसाब से उनको फॉर्म किया जाता है, उनकी नीड के हिसाब से, कन्फ्लिक्ट ना हो दोनों के बीच में। इसके बाद में देखो वही सब चीज़ कि एक सोसाइटी में जो रिफॉर्म के लिए भी ऐसे रूल्स लाने की ज़रूरत होती है। जैसे सोसाइटी में रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं, तो आपने सुना होगा कि पहले क्या है, सती प्रथा होती थी। सती प्रथा में क्या होता था कि अगर हस्बैंड की डेथ होती थी, तो उसके बाद वाइफ को भी हस्बैंड के साथ में जला दिया जाता था। इसको बोलते हैं सती प्रथा। ठीक है। तो रूल्स बनाए गए, और उन रूल्स को फिर बाद में लॉज में कन्वर्ट किया गया। पहले रूल्स बनाए गए, फिर लॉज में कन्वर्ट किया गया, जिससे कि अगर कोई ऐसा कोई करता है तो उसको पनिश किया जा सके। ठीक है। तो सर इससे क्या पहले हुआ, रूल्स बनते हैं फिर लॉज बनते हैं, या फिर पहले हाँ, लॉज बनते हैं फिर रूल्स बनते हैं? पहले रूल्स बनते हैं उसके बाद लॉज बनते हैं। रूल्स और लॉज में इतना सा फर्क है कि रूल्स जो हैं वो एक तरह से रिटर्न फॉर्म में होते हैं, और उनमें ऐसा कोई पावर नहीं होता कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, आपके ऊपर पनिशमेंट होगी। अगर ऐसा उसमें पावर दे दिया जाता, पावर का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई पनिशमेंट का उसमें कोई प्रावधान कर दिया। अगर पनिशमेंट किसी चीज़ में अगर डाल दी जाती है, तो उसको फिर बाद में बोलेंगे लॉ। ठीक है। तो ऐसे सोसाइटी का रिफॉर्म होता है कि जैसे लॉ बनाए तो सती प्रथा को एक तरह से एबोलिश किया गया। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो लेबर्स के लिए रिफॉर्म्स लाए गए, लेबर लॉ जिसको बोलते हैं, कि जिसमें इस तरह के प्रॉपर आप कंडीशन दोगे एक लेबर को काम करने के लिए, इतने टाइम तक ही आप उससे काम करवा सकते हो, इतनी मिनिमम वेज आप उसको दोगे। तो ये क्या है, ये सारे लॉज ही हैं जो कि सोसाइटी में रिफॉर्म के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के लॉज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखो, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। मैं आपको बता रहा था कि कुछ लोग, कुछ पीपल जो हैं, कुछ पीपल के, एक कंट्री के जो पीपल होते हैं, वहाँ के जो नागरिक होते हैं, वो अपने में से ही किसी को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुन के भेजते हैं पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेचर में। अगर ऐसा हो कि उनके पास में कोई लिमिट ना हो उसके ऊपर, कि मतलब कोई रोक ना हो कि एमपी और एमएलए जो है अपने हिसाब से मनमानी करने लगे, तो अगर ऐसी लिमिट ना हो तो क्या होगा, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। पॉइंट नंबर 1.4 इसको रीड करेगी अंजनी। What would happen were no restriction on the power of the elected representatives? Our elected representatives might misuse of their authority. Misuse of power can result in gross injustice to the people who had reposed confidence in them.
constitution lay down certain rules that guard against the misuse of power by the elected representatives. The right to freedom ensures the freedom of speech and expressions by which people can demonstrate against any of their representatives. Right to constitutional remedies enables the citizens to move the High Court or the Supreme Court if any of his fundamental rights is encroached upon, abridged, or snatched away by anybody. ओके, देखो जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास बहुत सारी पावर्स होती है, मतलब उनके पास में बहुत सारी अथॉरिटी होती है। वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, मतलब कि आपने देखा होगा ना कि MP MLA के पीछे कितने लोग ऐसे मतलब पीछे पीछे भागते रहते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि उनके पास पावर है, अपना काम करवाने के लिए वैसे ऐसे पीछे पीछे भागते रहते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये अपनी मनमानी ना कर सके, इसलिए बहुत सारे क्या हैं, अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं। जैसे मैं कुछ रूल्स की बात करूं तो ये ऐसा ही कोई RTI, हाँ वेरी गुड, ऐसे ही कोई भी ये लॉ पास नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली एक फार्म लॉ आया था, फार्म लॉ आए थे 3 फार्म लॉ, याद है? अब उन्होंने मनमानी की रिप्रेजेंटेटिव्स ने मनमानी की तो नागरिकों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ये जो प्रोटेस्ट करने का जो राइट है, ये नागरिकों के पास में फंडामेंटल राइट है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट, ना कि हथियारों के साथ। ठीक है, तो प्रोटेस्ट किया तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव जो थे, मतलब पार्लियामेंट जो थी, उनको वो जो फार्म लॉज थे उनको वापस से लेना पड़ा, मतलब रिपील करना पड़ा, उनको हटाना पड़ा। तो ऐसे ही क्या कि कुछ ऐसे उनके ऊपर लिमिटेशन होनी चाहिए जिससे कि वो अपनी मनमानी ना कर सके और चीज़ें सही तरह से चलती रहे। Constitution lay down certain rules that guard against the misuse of power by elected representatives. The right to freedom ensure the freedom of the speech and expression by which people can demonstrate against any of their representatives. देखो ये राइट टू स्पीच जो है ना, फ्रीडम ऑफ राइट या फिर राइट टू स्पीच, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, हर नागरिक को गिवन है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ सर्टेन कुछ लिमिटेशंस हैं। लेकिन इसकी वजह से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ऐसे ही कुछ रूल्स पास नहीं कर सकते। इसी में आता है, राइट टू स्पीच में आता है क्या, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, RT। ठीक है, तो 2005 में हुई थी। हाँ 2005 में इसको लाया गया था और तब से ही ये अपनी तरफ से मतलब बहुत सारा अच्छे से काम कर रहे हैं, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी जो है सिस्टम में वो इसकी वजह से आई है। इसके अलावा भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। अगर ऐसा कोई रूल बना दिया जिससे कि नागरिकों को नुकसान हो रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर सकती है, उसकी एक तरह से चेक कर सकती है कि हाँ ये रूल सही है कि नहीं है। आपने सुना होगा एक रूल आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एक रूल था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए होल्ड पे डाल दिया गया। ठीक है, तो ऐसे कोई भी अगर रूल आएगा, लॉ आएगा, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है और अगर वो सही नहीं पाया जाता तो उसको वापस से हटाया जा सकता है। एक एग्जांपल मैं और बताता हूँ आपको। कुछ दिनों पहले क्या हुआ था कि आज से लगभग 2013 की बात है। उस वक्त क्या हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं ना, इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई इशू था कि इनके अपॉइंटमेंट इन्हीं में से जो हाई कमेटी बनती है, एक सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की कमेटी बनती है और वही रिकमेंड करती है कि किस किस को सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जज बनाना है। ठीक है, ये प्रोसेस चलती आ रही है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने नई प्रोसेस लेके आए, गवर्नमेंट बोले कि नहीं ऐसे तो इनकी मनमानी चल रही है, हम अपनी तरफ से कुछ लोगों को बिठाएंगे वहाँ पे और कुछ लोग जुडिशरी के बैठेंगे और वो सब मिल के फिर डिसाइड करेंगे कि कौन जज बनेगा। तो ये जो अमेंडमेंट लेके आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने वापस से स्ट्राइक डाउन कर दिया, मतलब कि इसको हटा दिया, क्योंकि इसमें भी लूप होल्स थे जिसमें एक तरह से जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उनको पावर्स बहुत ज़्यादा दी गई थी। तो ऐसे जो ये रूल्स होते हैं इनको वापस से रिपील भी किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। चलो इसके साथ नेक्स्ट जो पॉइंट है इसको बाद में देखेंगे।